के साथ। किसके साथ? हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, जो कि यहाँ पर ग्लोबल स्केल के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो है वो काम करती है, उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो केस स्टडी को अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। तो बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करने का जो है वो काम करती है, ताकि वहां पर गरीबी को जो है वो खत्म किया जा सके। 1994 के 1944 के अंदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। उसका प्राइमरी गोल क्या था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो करनी है, और इसके लिए वो क्या करती थी, हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको रिसोर्सेस प्रोवाइड करती थी, साथ के साथ एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड जो है वो करती थी, ताकि उनकी हेल्प हो सके और डेवलप हो सके। अब ये 5 कौन सी यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको अगर हम डिस्कस करें तो पहली है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 हमारी एंटिटीज है जिसको मिलाकर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो देखो हमारा जो IBRD है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है, जो कि यहाँ पर मिडिल इनकम कंट्रीज और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। इनिशियली जब हमने इसे बनाया था, हमने नहीं मतलब कि जब इसे इंटरनेशनल लेवल पे बनाया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो कंट्रीज तबाह हो चुकी हैं, जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, उनको जो है वो रिवाइव करना, यानी कि उनकी इकोनॉमी को फिर से यहाँ पे जो है वो डेवलप करना। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसे जो है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के अंदर 1944 के अंदर जो है वो बनाया गया था, और ये ग्लोबल की लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है। और इसके अभी कितने कंट्रीज मेंबर है, तो 189 कंट्रीज इसके मेंबर्स है, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। उसके बाद द प्राइमरी एम ऑफ IBRD इनिशियली वाज टू प्रोवाइड लोन्स टू कंट्रीज इंपैक्टेड बाय आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड सपोर्ट देयर रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी कंट्रीज तबाह हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उनको फिर से यहाँ पर ठीक करने के लिए इसको जो है वो बनाया गया था। तो ये उन कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। IBRD प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद IBRD एक्सक्लूसिव एंगेजेस विद सॉवरेन गवर्नमेंट्स एंड डज नॉट वर्क विद प्राइवेट एंट्रीज। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो IBRD है वो बेसिकली सॉवरेन गवर्नमेंट के साथ ही डील करती है, प्राइवेट एंटिटीज को वो कोई भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज and it offers long-term interest-free loans to these nations, aiming to facilitate their development and economic progress। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने का काम, उनको फाइनेंशियल हेल्प और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन सी एंटिटी जो है वो करती है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर। इसको 1960s के अंदर जो है वो बनाया गया था, और ये बेसिकली वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे वो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर सके और उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है क्या, उसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर ले तो देखो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बनाया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने का काम, प्रमोट करने का काम जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो करती थी। ठीक है, ये इनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती थी, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती थी, साथ के साथ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करवाती थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ओके,
अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? पहला, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश इन 1956, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड सोनली टू द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये भी करेक्ट है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है, और कौन सा प्राइवेट सेक्टर? जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है। अब जिनको डेवलपिंग कंट्रीज नहीं पता, डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी कंट्रीज होती है जो कि धीरे धीरे डेवलप कर रही होती है, जैसे कि इंडिया क्या है, हमारी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। उसके बाद आईएफएस प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन दीज कंट्रीज एज मींस ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी कंट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके, जिससे उन कंट्रीज के अंदर गरीबी दूर हो और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इनहांस हो सके। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये जो काम है वो हमारा यहाँ पर आईडीए का है। किसका है? हमारा यहाँ पर आईडीए का है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एनकरेजेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर अगेंस्ट, ठीक है। तो देखो पहले मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है क्या? तो देखो ये ना एक तरीके से हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको ना गारंटी प्रोवाइड करते हैं। एक आप ऐसे कह सकते हैं कि उनको ना इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उनको रिस्क जो है वो ज्यादा फेस करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली देखो, जब हम किसी कंट्री में मतलब अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर कई सारे रिस्क होते हैं। जैसे कि पहला रिस्क होगा कमर्शियल रिस्क, कि आपका जो बिजनेस है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका जो बिजनेस है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये जो रिस्क है वो तो आपकी खुद की कंट्री में भी होता है। अगर आप अपनी कंट्री में ही कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हो तो वहां पर रिस्क रहता है कि आपका बिजनेस वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आप प्रॉफिट कमाओगे या फिर नहीं कमाओगे। और यही रिस्क जो है वो हमें फॉरेन कंट्री में भी होता है। पर इस रिस्क के अलावा हमें कुछ और रिस्क भी फेस करने पड़ते हैं अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि नॉन कमर्शियल रिस्क। नॉन कमर्शियल रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर फॉरेन कंट्री के अंदर लॉन्च किया, ठीक है, और गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी थी या फिर टैक्स में कोई ऐसी अमेंडमेंट हो गई जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो गया, मतलब कि आपको यहाँ पर लॉस हो गया, तो वो नॉन कमर्शियल रिस्क हो गया। नॉन कमर्शियल रिस्क का मतलब कमर्स की वजह से नहीं हुआ है, बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है, उस कुछ अदर फैक्टर की वजह से यहाँ पर रिस्क जो है वो अराइज हुआ है, जिसे गवर्नमेंट ने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको यहाँ पर टोटली जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले वो आप मान के चले, आप कार बनाते हो, ठीक है, तो आपने कार की जो फैक्ट्री है वो इंडिया में स्टैब्लिश कर दी। पहले इसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 10% का लगता था, पर जैसे ही आपने कार की फैक्ट्री स्टैब्लिश की तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो 100% लगा दिया। कितना लगा दिया? यहाँ पर 100% लगा दिया। तो इसकी वजह से तो आपको काफी महंगी कार जो है वो बेचनी पड़ेगी इंडिया के अंदर, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है, जिससे आपकी कार बिकेंगी नहीं और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस तरह का रिस्क हमारा नॉन कमर्शियल रिस्क होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है कि जैसे आपकी कंट्री और जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में आपस में तकरार हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के बीच में जो ट्रेड वगैरह है वो बंद हो गया, जिसका आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो देखो हमारा जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स को ये दो रिस्क, नॉन कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, इससे जो है वो बचाता है। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको गारंटी देता है कि आपको ना तो नॉन कमर्शियल रिस्क की वजह से कोई लॉस होगा और ना ही कोई पॉलिटिकल रिस्क की वजह से लॉस होगा, जिससे इन्वेस्टर जो है खुश होकर इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है फॉरेन डायरेक्टर को एनकरेज करने का काम करती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बाय प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर फ्रॉम नॉन कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश सेटल्स इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट। यानी कि देखो आपने किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने एक फॉरेन कंट्री एक्स कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और कुछ टाइम के बाद इसका ना एक्स कंट्री के गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट हो चुका है, ठीक है। जैसे मान के चलो ए का डिस्प्यूट हो गया, जिसे टैक्स से रिलेटेड ही यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया। पहले एक्स कंट्री ने 10% का टैक्स लगाया था, जिसको सोच के इसने इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में टैक्स जो है वो 100% कर दिया। तो अब ये आपस में जो है वो लड़ रहा है। तो ये जो डिस्प्यूट है इसको सॉल्व करने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? पहला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इज द करेक्ट आंसर।
तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो इसको जो है वो सॉल्व कर देती है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम डिटेल देख लें तो इसको 1966 के अंदर जो है वो बनाया गया था और ये बेसिकली डिस्प्यूट लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से के रिलेटेड यहाँ पे जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू करते हैं, तो आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस के थ्रू जो है डिस्प्यूट को सॉल्व जो है वो कर देता है। इसके अलावा ये जो है जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो लॉ है ना, उसको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो फैलाता रहता है ताकि इन्वेस्टर को पता लग सके कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को उन्हें फॉलो जो है वो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है। तो देखो, इंडिया जो है 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 4 एंटिटीज का मेंबर है, एक्सेप्ट ICSID, यानी कि जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करती है ना, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, बाकी सभी का मेंबर है। IBRD का, IDA का, मीगा का, ये सभी का मेंबर है इंडिया। ठीक है, उसके बाद इन 4 एंटिटीज में से, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक की 5 एंटिटीज में से 4 का मेंबर है, तो 4 में से 3 IFS, IDA और IBRD इसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, यानी कि उसके बनते ही इंडिया ने उसको जो है वो ज्वाइन कर लिया था। पर मीगा को उसने जो है 1994 के अंदर जो है वो ज्वाइन किया। ओके, नेक्स्ट, अगर हम फंडिंग की बात करें तो जो IBRD है उसने पहली बार इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 1949 के अंदर की थी, और कहां पे की थी, इंडियन रेलवेज के अंदर, यानी कि इंडियन रेलवेज के अंदर, इंडियन रेलवेज के लिए इंडिया ने पहली बार IBRD से जो है लोन लिया था। उसके बाद IFC और IDA ने भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे 1959 के अंदर IFS ने और IFC ने, और 1961 के अंदर IDA ने इन्वेस्टमेंट जो है वो की थी। वर्ल्ड बैंक का इंडिया जो है लार्जेस्ट क्लाइंट है, क्योंकि 2015 और 18 में उसको लगभग 10.2 बिलियन का लोन जो है वो मिला था वर्ल्ड बैंक से। ओके, तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप तक इसका हमारा इंडिया और वर्ल्ड बैंक का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।